तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 12 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन 5 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। तो इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जो इलेक्टोरल रूल्स की डेडलाइन है, कुछ कुछ स्टेट्स में एक्सटेंड कर दी है, जैसे तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को 3 दिन से लेकर 2 वीक का एक्सटेंशन मिला है। और अब इन सब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल्स दिसंबर एंड तक पब्लिश हो जाएंगे। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है? इसमें बेसिकली जो वोटर लिस्ट होती है उसको डीपली वेरीफाई किया जाता है, अपडेट किया जाता है और करेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं वो बेसिकली चेक करते हैं, घर घर जाके इंफॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं, कौन सा वोटर ऐड होना चाहिए और कौन सा डिलीट होना चाहिए, कौन शिफ्ट हो गया है। और कई सारे फॉर्म्स फिल होते हैं, जैसे फॉर्म 6 है ये न्यू वोटर बनने के लिए, फॉर्म 7 है नेम हटवाने के लिए, फॉर्म 8 है किसी करेक्शन या अपडेशन या चेंज के लिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, कर्नाटका टेबल्स बिल टू प्रोहिबिट पनिश एक्ट ऑफ सोशल बॉयकॉट। तो कर्नाटका में एक बिल असेंबली में रखा गया है जिसका मेन पर्पज है जो सोशल बॉयकॉट है उसको कम्प्लीटली जो है इलीगल और पनिशेबल बनाना, चाहे वो कास्ट पंचायत हो या फिर कोई कम्युनिटी ग्रुप्स के थ्रू हो रहा हो। तो बिल के मुताबिक बेसिकली 20 टाइप्स के सोशल बॉयकॉट लिस्ट किए गए हैं, जिसमें किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के को डिनाई करना, रिलीजियस या सोशल इवेंट में जो है एंट्री रोकना और कम्युनिटी से जो है टाइज को ब्रेक करना है और एसेंशियल फैसिलिटीज जो है उनका एक्सेस ब्लॉक करना। तो बिल में जो है सोशल बॉयकॉट ऑफिसर्स जो है अपॉइंट करना और विक्टिम को कंपनसेशन देने का भी प्रोविजन है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट मस्ट फॉर फोर्सिबली एडमिनिस्ट्रिंग एसिड सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे विक्टिम्स, ज़्यादातर वुमेन्स जिनको ज़बरदस्ती जो है एसिड पिलाया जाता है और उन्हें बेसिकली जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, ऐसे एंटी टेरर लॉज से भी ज़्यादा स्ट्रिक्टर पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक बेंच इसकी पिटीशन सुन रही है, जिसमें जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं शाहीन मलिक, उन्होंने डिमांड की है कि एसिड इंजेक्शन सर्वाइवर्स को बेसिकली राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंडर उनको प्रोटेक्शन इंक्लूड की जाए। और कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि इसके लिए पीनल लॉज और बेल लॉज को मॉडिफाई करके जो ये रूथलेस एक्ट है, मोस्ट हीनियस क्राइम है, उसके लिए पनिशमेंट को हार्श किया जाए और हैवी कंपनसेशन देने का भी ऑर्डर इसमें हो सकता है। जो एसिड जिनको पिलाया गया है उनके उन सर्वाइवर्स के जो बॉडी है उस पे तो कोई मार्क नहीं आता है, बल्कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स जो है पूरी तरीके से जल जाते हैं, जिसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही महंगा होता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, आदिचन्नलूर हिस्टोरिकल साइट के बारे में है। आदिचन्नलूर हिस्टोरिकल साइट बेसिकली आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि आयरन एज के टाइम की है। और ये वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, जो कि थोटुकुड्डी कुड्डू डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में लोकेटेड है। और ये फेमस है आयरन एज अर्न बरियल्स के लिए, जो कि कंसिडर की जाती है एक मेजर सेंटर एंशियंट तमिल सिविलाइजेशन का। तो यहाँ पे कई सारे जो आयरन एज के टाइम के पीरियड की जगह है, वहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन, वेपन्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स और आयरन टूल जो है वो मिलते हैं। और अभी क्या है कि मदुरई बेंच ऑफ जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने और रूल दिया है कि ये जो आदिचन्नलूर आर्कियोलॉजिकल साइट है उसके आसपास या विलेज के अंदर कोई भी सैंड माइनिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अगले 3 सालों में कॉपीराइट लॉज जो हैं उनमें बड़े चेंजेस लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस जिससे कॉपीराइट इश्यूज जो है वो बढ़ गए हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल जितना भी डेटा है उसको यूज़ करते हैं अपने ट्रेनिंग पर्पस के लिए। और यहाँ पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसने बेसिकली एक वर्किंग पेपर रिलीज़ किया है जिसमें ब्लैंकेट लाइसेंसिंग की जो है बात की गई है। और इसके अकॉर्डिंग जो एआई कंपनीज़ हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गई, ये फ्रीली जो है इंटरनेट का जो डेटा है उसको स्क्रैप कर सकेंगी, मतलब उसको यूज़ कर सकेंगी। और लेकिन जब वो अपने मॉडल्स को कॉमर्शियलाइज़ करें, तब उन्हें बेसिकली जो है एक कॉपीराइट सोसाइटी बनेगी, उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। और ये जो सोसाइटी होगी, इसका नाम जो है कॉपीराइट रॉयल्टीज़ कलेक्टिव फॉर एआई ट्रेनिंग जो है, ये क्या करेगी, रॉयल्टी इसको देगी और ये फिर जो है जितने भी वेबसाइट में या पब्लिशर्स हैं जिनका कंटेंट यूज़ हुआ है, उनमें जो है ये बाँट देगी।
और जो नैस्कॉम है या फिर जो बड़ी-बड़ी बिग टेक फर्म्स हैं, उन्होंने जो है इस मॉडल को अपोज़ किया है और बोला है कि जो पब्लिशर्स हैं और जो जिनका कंटेंट यूज़ हो रहा है, उनको ऑप्ट आउट का राइट भी जो है होना चाहिए और ब्लैंकेट लाइसेंसिंग से जो है बेसिकली लीगल डिस्प्यूट जो है वो बढ़ सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे यूआईडीआई जो है न्यू आधार ऐप के बारे में ऐप जो है वो टेस्ट कर रहा है, जिससे जो आपको पब्लिक प्लेसेस जैसे कि होटल्स में अपना आधार देते हैं जाके, तो उसमें अपना आधार नंबर, फ़ोटोकॉपी या फुल डिटेल्स जो है शेयर करने की ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी। और ऐप जो है आपको सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने देगा, यानी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन-सी डिटेल शेयर करनी है या कौन-सी नहीं करनी है। तो ये बेसिकली एक डेंस क्यूआर ऐप होगा इसमें, जिसमें आप अपनी जो है ऑफ़लाइन डेटा स्टोर कर सकते हैं आधार का और यानी आधार वेरीफ़ाई हो जाएगा पर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राइवेट रहेगी। वो सिर्फ़ क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और सिस्टम जो है वो बोलेगा कि वैलिड है या नहीं है और इंटरनेट नहीं होने पर भी आधार वेरीफ़ाई हो जाएगा और फ़ेक आधार जो है बनाना वो भी मुश्किल हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इनविजिबल एपिडेमिक व्हाई एयर पॉल्यूशन इन इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट हेल्थ थ्रेट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया में जो एयर पॉल्यूशन है सिर्फ विंटर का प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, ये पूरे साल चलता है और नेशन वाइड जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी वो बन चुका है। तो पॉल्यूशन हर जगह बढ़ रहा है, हर एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है और लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम कर रहा है। और इंडिया में के जो है 256 मॉनिटर्ड जो सिटीज़ हैं, उसमें से 150 सिटीज़ में जो पीएम 2.5 है, वो लिमिट क्रॉस कर रहा है और दिल्ली जैसे सिटीज़ में ये पॉल्यूशन तो डब्ल्यूएचओ लिमिट्स के से 10 से 20 गुना ज़्यादा है। और गवर्नमेंट का जो एक्यूआई स्केल है, वो भी बेसिकली पुराना है और जो कि 50-500 पर उसका कैपिंग है, जबकि पॉल्यूशन जो है 600 से 1000 तक जो है वो चला जाता है। और यहाँ पे बोलना है कि पॉल्यूशन से बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है जैसे हार्ट डिजीज़ हो गया, स्ट्रोक हो गया, अस्थमा हो गया, लंग डैमेज हो गया, ब्रेन हैमरेज हो सकता है और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लो बर्थ वेट हो सकता है और जो स्टिल बर्थ की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन है और ये सब ड्रामेटिकली जो है वो इंक्रीज़ हो सकती हैं और इंक्रीज़ हो रही हैं। और पुअर कम्युनिटीज़ जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं क्योंकि वो एमिशन हॉटस्पॉट्स जो हैं, जहाँ पे एमिशन सबसे ज़्यादा होता है उसी के आस-पास रहते हैं। और रूट कॉज़ जो है बेसिकली स्टबल बर्निंग या दिवाली जो है वो नहीं है बोलते हैं, बल्कि रूट कॉज़ व्हीकल्स में है, इंडस्ट्री में है, कंस्ट्रक्शन का जो डस्ट है उसमें है, वेस्ट बर्निंग में है और बायोमास जो चूल्हास हैं, ये सारे मेन रीज़न्स हैं जो पॉल्यूशन है उसके। और ये ईयर राउंड स्ट्रक्चरल सोर्सेज़ हैं जहाँ से पॉल्यूशन क्रिएट होता है पूरे साल भर। और सॉल्यूशन के लिए एक बेसिकली बोलते हैं कि हेल्थ सेंटर जो है नेशनल स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें कि ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, डस्ट को कंट्रोल किया जाए और वेस्ट को मैनेज किया जाए और जो इंडस्ट्री है उसका एनफोर्समेंट हो और हेल्थ केयर में एयर क्वालिटी जो जो हेल्थ केयर है उसमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग को इंक्लूड किया जाए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड है और प्रिवेंटिंग स्ट्रोक्स बिफोर दे बिगिन टूल्स एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ। तो आर्टिकल का कहना है कि इंडिया में बहुत सारे जो ब्रेन स्ट्रोक्स हैं वो बेसिकली अवॉइड किए जा सकते हैं अगर लोगों की जो नेक की आर्टरीज हैं उसको टाइम पर चेक किया जाए। और ये आर्टरीज इनको बोलते हैं बेसिकली कैरोटिड आर्टरीज जो नेक से ब्रेन में ब्लड ले जाती हैं। तो स्ट्रोक एक सडन इवेंट जो है लगता है लेकिन असल में ये सालों तक चलने वाली जो साइलेंट डिजीज़ है उसका रिज़ल्ट होता है। और जो कैरोटिड आर्टरीज़ हैं जो ब ब्रेन में ब्लड ले जाती हैं वो धीरे-धीरे फैटी प्लेग यानी कि कार्बोहाइड्रेट या फैट जमा होने से जो है ब्लॉक हो जाती हैं। और इससे कोई सिम्पटम्स जो है वो नहीं आते पर एक दिन अगर जो है ये प्लेग ये जो है रप्चर हो जाए या क्लॉट बन जाए तो जो है ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता और फिर अल्टीमेटली स्ट्रोक आ जाता है। तो यहाँ पे एक क्रेस्ट 2 नाम की एक इंटरनेशनल बॉडी है, वो उसने दिखाया कि जिनके जो कैरोटिड आर्टरीज़ हैं, उनमें सीवियर ब्लॉकेज हो और उनको मेडिसिन प्लस जो है कैरोटिड स्टेंटिंग जो है वो अगर मिले, तो जो है उनके स्ट्रोक्स का रिस्क लगभग जो है हाफ़ हो जाता है। और इसमें जो है कैरोटिड डॉपलर स्कैन बहुत ही इफ़ेक्टिव हुई टूल होता है जिसमें कि अल्ट्रासाउंड होता है, पेनलेस और रेडिएशन फ्री होता है। ब्लॉकेज जो है वो अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं
और रिस्क वाले लोगों को जैसे कि बीपी जिनको ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, फैमिली हिस्ट्री किसी की रही है इस चीज़ को लेके, तो उसको जो है फिर 50 से 55 साल के बाद जो है रूटीन चेकअप में करवाना चाहिए। और स्ट्रोक के वार्निंग साइंस जो है क्या-क्या रहते हैं, जैसे कि सडन वीकनेस जिनको आती है, फेस ड्रॉप हो जाना, स्लर्ड स्पीच या फिर विज़न का लॉस हो जाना या लॉस ऑफ जो बैलेंस है, तो ये सारे सिग्नल्स हैं और ये सारे इमरजेंसी सिग्नल्स हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और डायग्नोसिस जो है कराना चाहिए। स्कैन करा के आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए है या नहीं ऐसा कुछ। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, द मद्रास हाई कोर्ट मस्ट ब्रेक इट्स साइलेंस। तो यहाँ पे बोलना है कि आर्टिकल का मद्रास हाई कोर्ट में बेसिकली जो जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस पर जो है वो कन्फ्यूजन और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो गया है, क्योंकि कॉलेजियम का सही फॉर्मेशन ही बेसिकली डाउट में आ गया है ऐसा बोलते हैं। और हाई कोर्ट की जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो बेसिकली चीफ जस्टिस और जो है हाई कोर्ट के दो सबसे सीनियर मोस्ट जजेस जो है मिलकर रेकमेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जस्टिस निशा बानू हैं जो सीनियर मोस्ट कॉलेजियम जज हैं, उनको बेसिकली कॉलेजियम में की मीटिंग में इंक्लूड ही नहीं किया गया। और गवर्नमेंट ने जब पूछा कि आपने उनको एक्सक्लूड क्यों किया, तो लॉ के बेसिस पर जो है क्या रीज़न मिला, कि रीज़न जो है वो क्लियर नहीं मिला। रीज़न में ये था कि जस्टिस निशा बानू जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र का ऑर्डर दिया, बट उन्होंने जॉइन नहीं किया, इसलिए अभी भी वो मद्रास हाई कोर्ट में जज हैं और कॉलेजियम मेंबर ही हैं। फिर भी कॉलेजियम ने उनको जो है इग्नोर करके नेक्स्ट सीनियर जज जस्टिस एमएस रमेश जी को इंक्लूड किया और स्टेट गवर्नमेंट ने इसका क्लैरिफिकेशन मांगा बट कोई रिप्लाई नहीं मिला। और फिर भी कॉलेजियम ने जो है 9 एडवोकेट्स को जजेस बनाने का रेकमेंड कर दिया। इशू क्या है? इशू ये है कि जो कॉलेजियम का फॉर्मेशन है वो गलत हुआ और रिकमेंडेशन जो है वो भी क्वेश्चनेबल हो गया है। और प्रोसेस जो है आर्टिकल 217 जो है और मेमोरेंडम ऑफ जो प्रोसेस है उसके अगेंस्ट हो सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो बन सकता है ऐसा बोलते हैं। और बेसिक क्वेश्चंस जो इस आर्टिकल में रेज़ किए गए हैं कि क्या जो है कॉलेजियम प्रॉपर है? क्या जो है कॉलेजियम प्रॉपर है? और दूसरा ये कि क्या जो रिकमेंडेशंस हैं वो वैलिड हैं अगर बॉडी खुद ही क्वेश्चनेबल है? और क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या फेवरेटिज्म इसमें तो नहीं हो रहा है? और क्या कॉलेजियम सिस्टम का जो रिफॉर्म है वो करना ज़रूरी है या नहीं है? तो क्यों ये बिगर इश्यू क्या है? क्यों है? क्योंकि जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस पूरी तरह जो है वो ट्रस्ट पे बेस्ड होता है और अगर कॉलेजियम की ट्रांसपेरेंसी जो है वो फॉलो ना करे बेसिकली, तो एग्जीक्यूटिव्स जो है डाउट में यानी स्टेट गवर्नमेंट डाउट में रहेगा और जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो भी क्वेश्चनेबल हो जाएगी और पब्लिक ट्रस्ट भी जो है वो भी खत्म हो सकता है। इसलिए आर्टिकल जो है का कहना है कॉलेजियम को जो है क्लैरिफिकेशन जो है देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम सिस्टम जो है रिफॉर्म करना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, द स्टार्क रियलिटी ऑफ एजुकेशनल कॉस्ट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे बोलना है इस आर्टिकल का कि जो आर्टिकल 21A है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो 86th अमेंडमेंट से ऐड किया गया, तो ये जो है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देता है सारे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इस विजन को एक्सपैंड करता है और जो कि कवर करता है चिल्ड्रन 3 से 18 साल के बच्चों को। और इसीलिए जो यूनिवर्सल एजुकेशन का जो गोल है प्री प्राइमरी से सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 12th तक उसको जो है सपोर्ट करता है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बेसिकली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन अप टू सेकेंडरी लेवल अचीव करना चाहता है बेसिकली 2030 तक। और आर्टिकल का यहाँ पे क्या कहना है, आर्टिकल का ये मतलब है कि इंडिया में एजुकेशन के राइट फ्री एजुकेशन होने के राइट्स होने के बावजूद जो है पेरेंट्स का जो खर्चा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स की जो है फीस काफ़ी हाई हो चार्ज करते हैं। प्राइवेट कोचिंग भी जो है वो लेते हैं, जिससे उन पे फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ता है। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी जो है क्वालिटी बहुत वीक है और होने की वजह से पेरेंट्स मजबूरी में प्राइवेट स्कूल्स और कोचिंग जो है उन्हें ट्यूशन करवाते हैं। इसी वजह से जो बेसिक स्कूलिंग और भी जो है महँगी हो चुकी है, स्पेशली अर्बन फैमिलीज़ के लिए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 एजुकेशन के 3 से 18 साल तक के लिए फ्री और यूनिवर्सल बनाना चाहती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पर ग्राउंड रियलिटी है कि पेरेंट्स का जो है एजुकेशन पर खर्चा लगातार बढ़ रहा है। और स्कूल एनरोलमेंट पैटर्न की बात करें
तो यहाँ पे इंडिया में ओवरऑल 55.9 जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल्ड हैं और 31.9 जो है प्राइवेट अनएडेड में। तो यहाँ पे अर्बन स्कूल्स की बात करें तो अर्बन स्कूल में 51.4% एनरोल्ड हैं प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे, और रूरल एरियाज में 24.3% प्राइवेट स्कूल्स में एनरोल्ड हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स एनरोलमेंट जो है हर साल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे फीस कंपैरिजन की बात करते हैं, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है यहाँ पे कि गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में रूरल और अर्बन में, रूरल में जो फीस है 823 से लेके 7,308 तक पर ईयर है। वहीं पे अर्बन एरियाज में 1630 से लेके 7,704 तक पर ईयर फीस पड़ती है। प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो 49 7,704। और प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स में यही चीज़ रूरल एरियाज में जो है 17,988 से लेके 33,567 रुपये तक जो है पर ईयर ये पहुंचती है फीस। और अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो पूछिए मत, 26,188 रुपये से लेके 49,075 रुपये तक पर ईयर ये पहुंच जाती है। तो अर्बन प्राइवेट स्कूलिंग का जो मंथली खर्चा है वो बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं कि 2,000 से 4,000 से ऊपर का आता है, जो पुअरेस्ट हाउस होल्ड के जो है मंथली इनकम के बराबर हो जाता है। और प्राइवेट ट्यूशन जो है, ट्यूशन फीस जो वो भी हाई हो गई है। रूरल एरियाज में अगर बोलते हैं 25.5% जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्यूशन लेते हैं। अर्बन एरियाज की बात करें तो जो है 30.7% जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्यूशन जो है वो लेते हैं। और ट्यूशन का भी एवरेज खर्चा रूरल में 7,000 के ऊपर का आता है। अर्बन एरियाज़ में भी 13,000 के ऊपर का पर ईयर जो है ये खर्चा रहता है। और लेवल जो है वो बढ़ने पर फीस और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है बोलते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी जो है वो वीक लगती है। और प्राइवेट स्कूल्स में, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे टीचर्स लो पेड हैं और अंडर क्वालिफाइड जो है होते हैं। ट्यूशन कंपलसरी, इस चीज़ अगर ऐसा होता है प्राइवेट स्कूल्स में तो ट्यूशन उनके लिए कंपलसरी बन जाता है। और प्राइवेट जो ट्यूशन्स हैं, अब प्रेस्टीज जो है वो बन चुका है। और वेल्दी और पुअर फैमिलीज़ के बीच जो है लर्निंग गैप बढ़ रहा है। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? आर्टिकल का मेन मैसेज है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की जो क्वालिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, और जो ताकि लोग प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट ट्यूशन्स पर डिपेंडेंट ना हो। एजुकेशन सबके लिए ट्रूली इक्वल और जो है अफोर्डेबल बन सके। और रिसर्च भी कह रही है कि जितनी स्कूल की क्वालिटी अच्छी होगी ट्यूशन की नीड उतनी ही कम होगी। और कर्नाटकाज़ हेट क्राइम बिल इज़ अ थ्रेट टू फ्री स्पीच। तो यहाँ पे कर्नाटका का जो हेट स्पीच और हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल है 2025, उसका मकसद हेट स्पीचेस और जो हेट मोटिवेटेड एक्ट्स हैं उनको डिफाइन करना और पनिश करना है। तो यहाँ पे लेकिन आर्टिकल के हिसाब से जो अच्छी नीयत होते हुए भी लॉ का जो है आउटकम फ्री स्पीच और इंडिविजुअल लिबर्टी के खिलाफ जा सकता है। कंसर्न क्या है कि लॉ का जो है मिसयूज़ का हाई रिस्क है और स्टेट को एक्सेसिव पावर मिल सकता है। कॉन्सेप्ट जैसे कि हार्मनी, हेट, एनिमिटी, इल विल ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करना मुश्किल है, काफ़ी सब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के चलते पावरफुल लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। और यहाँ पे बोलते हैं नेचर जो हेट स्पीच का है, बिल के हिसाब से जो हेट स्पीच है, कोई भी स्पोकन या रिटन या विजुअल या इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्रेशन जो है हो सकता है जो जानबूझकर इंक्वायरी, इंजरी, एनिमिटी, हेट्रेड या इल विल, डिसहार्मनी जो है वो क्रिएट करे। किसी पर्सन या ग्रुप के अगेंस्ट जो है प्री जुडिशियल इंटरेस्ट की वजह से भी हो सकता है ये। तो आर्टिकल के मुताबिक जो है डेफिनेशन इतनी स्वीपिंग और टोटलिटेरियन जो है वो है कि मिसयूज़ का रिस्क जो है इससे ज़्यादा होगा। और आर्टिकल का कहना है कि जो एमिनेंट जो थ्रेट्स हैं, थ्रेट ऑफ वायलेंस के केसेस के लिए एग्जिस्टिंग लॉज ऑलरेडी काफ़ी हैं। और आर्टिकल का फाइनल मैसेज ये बोलता है कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है प्लेइंग टू द गैलरी यानी पब्लिक सेंटिमेंट्स को अपीज़ करना और ऐसे लॉज को इंट्रोड्यूस करना, प्लेइंग विद फायर जैसा, वो इसमें बताया गया है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, यूएस इन परस्यूट ऑफ ग्लोबल डोमिनेंस एंड आइसोलेशनिज्म। तो यहाँ पे यूएस ने बेसिकली ट्रम्प के सेकेंड टर्म का पहला जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है वो रिलीज़ किया। गोल है कि अमेरिका को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट, रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल, मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री बनाना डिकेड्स के लिए। और यहाँ पे कि जो 5 फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ हैं उनकी,
कि मास माइग्रेशन का जो एरा है वो ख़त्म करना, यानी स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन अप्रोच दिखाना। सेकंड है कोर राइट्स एंड लिबर्टीज़, यानी कि जो स्पीच और रिलीजन है उसकी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। और यहाँ पे थर्ड है अमेरिका विल नॉट प्रॉप अप एंटायर वर्ल्ड ऑर्डर अलोन, यानी कि दुनिया के सारे जो जितने भी बर्डन शेयरिंग वो बेसिकली नहीं करेगा, और डील्स हैं उसको एग्रेसिवली परस्यू करना, ताकि यूएस का जो इन्फ्लुएंस है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी, जिसमें कि बैलेंस ट्रेड, क्रिटिकल सप्लाई चेन्स या री इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात, एनर्जी के डोमिनेंस की बात, डिफेंस को बूस्ट करना, या फिर वॉल स्ट्रीट को सपोर्ट करना ग्लोबल फाइनेंशियल लीडरशिप के लिए। तो ये सारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में है उनके। फिर जो यहाँ पे बोलते हैं कि यूरोपियन एलाइज के तरफ की क्या टोन है इस स्ट्रेटजी में, उन्होंने बेसिकली इसको बताया कि जर्मनी और जो यूरोपियन यूनियन है उनको अनस्टेबल माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स कहकर ब्लेम करता है ये, और बोलता है कि इनके जो पॉलिसीज़ हैं यूक्रेन वॉर में इनएडिक्वेट हैं। और जो यूरोपियन रिस्पॉन्स है इस पे, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है और जो फ्री सोसाइटी इशू को यूएस का जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसमें रेज़ करना अननेसेसरी है, और जर्मनी को आउटसाइड एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नेटो के लिए कंसर्न क्या है कि जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसके मैसेजिंग में नेटो की स्टेबिलिटी पर जो क्वेश्चन जो है खड़े किए गए हैं, और बर्डन शेयरिंग जो नेटवर्क है उसका मतलब एलाइज को अपने रीजन की सिक्योरिटी खुद हैंडल करनी होगी। तो यहाँ पे अगर यूएस एलाइज से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर्सफुली शिफ्ट करेगा तो दुनिया में ऑटोक्रेटिक रूलर्स को और ज़्यादा इम्प्यूनिटी मिल सकती है, और टेरिटोरियल नॉर्म्स और जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं वो बढ़ सकते हैं, ऐसा इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इज़ द फॉलिंग रूपी अ कॉज फॉर अलार्म। तो यहाँ पे बोलना है कि रुपी एक्सचेंज रेट की बात करें तो वो गिरता ही जा रहा है, 87 थ्रू 88 रुपीज़ हो गया पर डॉलर, और फिर 89 हो गया, फिर 90 रुपीज़ पर डॉलर रेट पहुँच गया है, तक गिर चुका है। और पार्लियामेंट में इस चीज़ को लेकर डिस्कशन पॉलिटिकल हो रहा है, पर आर्टिकल इकोनॉमिक रीज़न जो है वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों रुपया जो है वो गिर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि नेगेटिव फंडामेंटल्स, हाई ट्रेड डेफिसिट होने की वजह से, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट होने की वजह से, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं आउटफ्लो, यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मनी बाहर ले जा रहे हैं, वापस निकाल रहे हैं। फॉरेक्स जो रिजर्व्स हैं वो डाउन हैं, और टैरिफ डील जो अनसर्टेनिटी है इंडिया और यूएस के बीच में, उससे सेंटिमेंट्स वीक कर रहा है मार्केट के। और जो आरबीआई का इंटरवेंशन है वो भी लिमिटेड है। और पोर्टफोलियो आउटफ्लोज की तो बात कर ही ली, और क्योंकि डॉलर की डिमांड हाई है और इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, यानी कि डॉलर डिमांड फिर यहाँ पे भी बढ़ रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट हाई है, और यहाँ पे जो रुपया जो गिर रहा है उसका मतलब क्या है कि इकॉनमी वीक हो रही है। तो यहाँ पे 2 एक्सपर्ट्स हैं, उनका बोलना है कि नहीं, इकॉनमी वीक नहीं हो रही है। जीडीपी जो है ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी रोबस्ट है, और जो फॉरेक्स जो रिज़र्व है हमारे पास वो भी 11 मंथ का इम्पोर्ट जो है वो कवर करते हैं। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट डज़ सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन नार्को टेस्ट मीन? तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया, जिसमें किसी भी अक्यूज्ड को ज़बरदस्ती नार्को टेस्ट करवाना जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और पटना हाई कोर्ट ने एक केस में फोर्स नार्को टेस्ट अलाउ किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है कैंसिल कर दिया। तो नार्को टेस्ट क्या होता है? नार्को टेस्ट बेसिकली में अक्यूज्ड को एक ड्रग जैसे कि सोडियम पेंटोथाल वो दिया जाता है, जो उसकी सोचने की एबिलिटी और जो कंट्रोल है उसको कम कर देता है। उम्मीद होती है कि वो सच बोल दे और ये कंसील्ड फैक्ट्स जो है बता दे, या फिर कोई कंसील्ड फैक्ट है वो बता दे। ये बेसिकली पॉलीग्राफ और जो ब्रेन मैपिंग जैसे नॉन वायलेंट जो इन्वेस्टिगेशंस मेथड जैसा है। तो यहाँ पे नार्को टेस्ट से प्रॉब्लमेटिक क्यों है? ऐसा बोलते हैं कि आर्टिकल जो 23 है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी एक्यूज्ड अपने खिलाफ जो है यूज़ होने वाली बात बोलने के लिए मजबूर जो है वो नहीं किया जा सकता, और फोर्स्ड जो नार्को टेस्ट है वो इस रूल को तोड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो सेल्वी वर्सेस कर्नाटका का केस है 2010 में, उसमें बोला था कि कंसेंट जो है, बिना कंसेंट के बिना जो नार्को एनालिसिस है वो इल्लीगल होगा, और जो इन्फॉर्मेशन फोर्सफुली ली गई है
वो कोर्ट में एविडेंस जो है वो फ़ोर्सफुल जो ली गई है वो एविडेंस नहीं बन सकती। आर्टिकल 21 यहाँ पे बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो पर्सनल लिबर्टी प्लस प्राइवेसी का वायलेशन यहाँ पे होता है। और अगर एक्यूज्ड को बिना मर्जी ड्रग दिया जाए तो ह्यूमन राइट्स का क्लियर वायलेशन है। यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं, जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 है। अगर प्राइवेसी जो है वो वायलेट होती है, या फिर राइट टू लाइफ जो है वायलेट होता है, या तो ये गोल्डन ट्रायंगल जो है आर्टिकल्स का भी वायलेशन होता है। तो कोर्ट ने एविडेंस पर क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि नार्को टेस्ट का रिजल्ट गिल्ट जो है वो प्रूव नहीं करता है, और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकता है, वो भी तब जब दूसरे एविडेंस से जो है कंफर्म जो है हो जाए। कंसेंट जो है मजिस्ट्रेट के सामने इन्फॉर्म्ड और मेडिकल प्लस लीगल स्टैंडर्ड के साथ होना चाहिए, और एक्यूज खुद चाहे तो डिफेंस जो स्टेज है उसमें नार्को टेस्ट रिक्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एथिकल रीजंस की बात करते हैं। कोई भी एक्ट तभी जो है एथिकल होता है जब जब किसी की फ्री कंसेंट हो। फोर्स जो नार्को होता है, इसका मतलब है कि एथिक्स का वायलेशन, और नेचुरल जस्टिस का वायलेशन, और ह्यूमन वैल्यूज का वायलेशन। फिर जो नेक्स्ट है, व्हाई ह्यूमन रेटिंग मैटर्स एज इंडिया प्रिपेयर्स फॉर गगनयान। तो इंडिया गगनयान मिशन के थ्रू बेसिकली जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इंडिया के, उनको स्पेस में जो है भेजने वाला है। और बट इसके पीछे एक क्रिटिकल प्रोसेस जो है वो चल रहा है, जिसे बोलते हैं ह्यूमन रेटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जो रॉकेट को बेसिकली इतना सेफ बनाना कि जो है उसमें सेफली ट्रैवल वो इंसान कर सकें। तो ह्यूमन रेटिंग क्या होता है कि ह्यूमन रेटिंग बेसिकली ह्यूमन सेफ बनाना और रॉकेट को। और नासा के हिसाब से जो क्रू लॉस है उसका एक्सेप्टेबल रिस्क वो सिर्फ 0.2% है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इसलिए रॉकेट में एक्स्ट्रा बैकअप, मल्टीपल कंप्यूटर्स, क्रू एस्केप सिस्टम, फॉल्ट टॉलरेंस, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और हर कंपोनेंट का एक्सट्रीम टेस्टिंग होता है, ये सब ऐड किया जाता है। तो ये इतना चैलेंजिंग क्यों होता है? क्योंकि जो रॉकेट होता है वो बेसिकली अगर बात करें तो जो है 8 से 10 मिनट के अंदर ये बेसिकली 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो बढ़ाता है, जिसमें कि एक्सट्रीम वाइब्रेशन होता है, हाई प्रेशर होता है, इंटेंस हीटिंग होती है, और स्ट्रक्चरल लोड होता है। तो एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में रॉकेट का एनवायरनमेंट 1000 गुना डेंजरस होता है, इसलिए रिलायबिलिटी का टारगेट बहुत टफ होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कौन से रॉकेट्स जो हैं ऑलरेडी जो है ह्यूमन रेटेड है। तो यहाँ पे रशिया का जो बोलते हैं कि सोयूज 2 है, चाइना का लॉन्ग मार्च 2F है, यूएसए का फाल्कन 9 और क्रू ड्रैगन। तो सर्टिफिकेशन कौन देता है? सर्टिफिकेशन बेसिकली नासा देता है, और यूएस का। और जो बेसिकली चाइना का मैन्ड स्पेस एजेंसी है, रॉस्कोमॉस है रशिया का। तो इन रॉकेट्स का जो सक्सेस रेट है वो कैसा है अगर बात करें, तो यहाँ पर सोयूज़ की बात करें तो लगभग जो 98% सक्सेस रेट रहा है। और जो फाल्कन 9 है या फिर क्रू ड्रैगन है, इसका 100% रहा है। तो हर रॉकेट जो है रेटेड नहीं होता है, क्योंकि बहुत महंगा होता है। और ये सिस्टम लगाना और एक्स्ट्रा सिस्टम से रॉकेट जो है वो हैवी हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो इंडिया किस रॉकेट को ह्यूमन सेफ रेट कर रहा है? बोलते हैं कि इंडिया बेसिकली जो LVM-3 रॉकेट है उसको ह्यूमन रेटेड बना रहा है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट, उस ह्यूमन रेटिंग के बाद इसका नाम बेसिकली HLVM-3 होगा। और इसरो ने इसमें जो है बैकअप सिस्टम ऐड किया है, इंजन स्ट्रेंथन किए, क्रू एस्केप सिस्टम बनाया, हार्ड टेस्टिंग की। और LVM-3 को सेलेक्ट क्यों किया गया है? क्योंकि चंद्रयान-3 जैसे मिशंस बेसिकली इसमें 100% इसका सक्सेस रेट रहा है। और इंडिया का सबसे रिलायबल जो है वो रॉकेट है। और प्योरली इंडिया मेड इंजीनियर्स जो है ये आत्मनिर्भर भारत का गोल है उसको भी अचीव करता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, वर्क क्लोजली टू स्पर क्रूड ऑयल डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे इंडिया अपने जो टोटल क्रूड ऑयल है उसका 89% वो बाहर से इंपोर्ट करता है। इसलिए हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी काफ़ी सेंसिटिव है। ग्लोबल टेंशन्स, वॉर, सैंक्शंस से तुरंत इम्पैक्ट होता है। और पार्लियामेंट की एक कमेटी ने जो है बोला है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी बनाई जाए, बेटर इन्वेस्टमेंट टर्म्स जो है ताकि मिल सकें। और इंडियन जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जैसे ONGC हो गई, ONGC विदेश जैसे, उनको अब्रॉड फेस होने वाले टैक्स और रेगुलेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व किए जा सकें। और डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और करंट एफर्ट्स के बावजूद भी सैंक्शंस, फाइनेंशियल मार्केट की वॉलेटिलिटी और जो होस्ट कंट्रीज़ की लॉ और पॉलिसीज़ हैं, ये सब जो है ऑयल प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में चल रहे हैं उनको रिस्क में डालते हैं। तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट बिल पर बढ़ता है। इंडियन कंपनीज़ को ओवरसीज़ ऑयल फील्ड्स लेने में जो है मुश्किल होती है। कमिटी की रिकमेंडेशंस यहाँ पे क्या हैं कि जो ऑयल इंपोर्ट सोर्सेज़ हैं, उनको ज्योग्राफिकली जो है वो डाइवर्सिफ़ाई किया जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स हैं, उनको भी डाइवर्सिफ़ाई करो। शॉर्ट टर्म और प्लस फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों हों और जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसको यूज़ करो, जैसे हेजिंग हो गया। अल्टरनेट इंपोर्ट रूट्स जो है वो क्रिएट किए जाएँ और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और एग्रेसिव आउटरीच जो है वो बढ़ाया जाए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, मेक्सिकोज़ 2024 टैरिफ कोड स्टिल हर्ट इंडिया एज़ ऑटो एक्सपोर्ट। तो मेक्सिको ने बेसिकली जो एशियन कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया पर 50% तक टैरिफ जो है अप्रूव किए हैं, जो कि अप्रैल 2024 से लागू होंगे। और यहाँ पर इंडिया ने बेसिकली 2024-25 में मेक्सिको को जो है टोटल एक्सपोर्ट का 1.3% एक्सपोर्ट किया। इसलिए ओवरऑल एक्सपोर्ट पर ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं होगा, लेकिन कुछ सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हो गए या फिर मोटरसाइकिल हो गया, इन सेक्टर्स में बड़ा रिस्क है। मेक्सिको इनके लिए एक बड़ा मार्केट है, लगभग 10 से 12% एक्सपोर्ट होता है। तो इसी को देखते हुए जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसने मेक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक शुरू करने की डिमांड की है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो कैसा लगा बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।